रणभूमि में युद्ध लड़ा, न डरता था अंजाम को, निजी शॉट से सींच दिया था पूरे हिंदुस्तान को, एक बाण से मार गिराया अफगानी सुल्तान को, नमन है ऐसे वीर शूरवा पृथ्वीराज चौहान को। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है चंद्रकांत और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ ऐसी बातें जो उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, कुछ ऐसी बातें जो उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई हैं। तो शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जैसा कुछ ले तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जानते हैं। इनकी माता का नाम था तरबुरा देवी और इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान अजमेर के शासक थे। जब हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड उनकी कला, शब्दवेदी बाण चलाने का जिक्र अक्सर होता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान सिर्फ शब्दवेदी बाण चलाना ही नहीं जानते थे, इसके अलावा भी वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को 6 भाषाएं आती थी, जिसमें प्राकृतिक, मगधी, पौशेई, शरसैनी, अप्रभाष, संस्कृत ये लैंग्वेजेस शामिल थी। और इसके अलावा उनको ममीशा, वेदांत, इतिहास, सैन्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और गणित और पुराण इसकी भी नॉलेज थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को सिंगिंग का मतलब गाना गाने का और पेंटिंग का भी शौक था। इन सभी कलाओं में वो निपुण थे। अगर बात की जाए वो कितने बहादुर थे तो इस बात का पता इसी चीज से लगता है कि उन्होंने अपनी बाल अवस्था में, जी बिल्कुल बाल अवस्था, ध्यान रखना, बाल अवस्था में उन्होंने एक शेर को अपने हाथों से बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए अपने दोनों हाथों से ही उसके जबड़े को फाड़ दिया था। इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि उन्होंने उसके जबड़े को अपने हाथों से ही फाड़ दिया था। उनकी इसी ताकत और उनकी इसी कला को देखते हुए जो उनके नाना जी थे उन्होंने उन्हें दिल्ली का शासक नियुक्त कर दिया था। कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु एक युद्ध में हो गई और 11 वर्ष की आयु में उन्हें अजमेर का शासन बना दिया गया, उनको राजा बना दिया गया था और उन्होंने 11 वर्ष की आयु में अपना शासन मतलब चलाना स्टार्ट भी कर दिया था। और सुनने में तो ये बात भी आती है कि 13 वर्ष की आयु में उन्होंने गुजरात के शासक भीमदेव को हरा दिया था, जो कि उस टाइम पे काफी पॉपुलर और काफी ताकतवर शासक में से एक थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी की सेना में 3 लाख सैनिक थे और 300 हाथी थे और घोड़े वगैरह तो थे, उसकी तो मतलब बात ही नहीं। मतलब मेनली मेजर ये जो थी उनकी सेना इतनी बड़ी थी, इतनी विशालकाय थी उनकी सेना। जो बात की जाती है पृथ्वीराज चौहान की लव लाइफ के बारे में तो उनकी लव लाइफ उन्होंने कुल मिलाकर 12 शादियां की है पूरी जिंदगी में, जिसमें से पृथ्वीराज रासो में 6 पत्नियों का जिक्र होता है। उनकी 6 पत्नी थी जाम्बवती, इच्छावती, यदावी, शेषावती, हंसावती और लास्ट में सही हुआ था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने 11 साल के जब वो थे उस टाइम पे उन्होंने अपनी पहली शादी की थी। उसके बाद 12वीं साल में दूसरी, 13वीं में तीसरी, ऐसे करते करते जब वो 22 साल तक हुए तो 22 साल तक उनकी ऑलमोस्ट 11 शादियां हो चुके थे। और जब वो 26 साल के हुए तो तब उन्होंने संयोगिता से शादी की। संयोगिता और पृथ्वीराज आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और मतलब चाहते थे। तो यह चीज जयचंद यानी कि संयोगिता के पिता उनको पसंद नहीं थी, उन्हें पृथ्वीराज पसंद नहीं थे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत बलशाली थे, उनका शौर्य, उनकी महिमा, उनका बखान होता रहता था, उनकी जो चर्चा चलती रहती तो उनकी उससे वो जलता था या फिर जो भी है। तो उस चीज के चलते वो नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज की शादी बोलेगी संयोगिता की शादी पृथ्वीराज से हो। इसीलिए उसने एक बार स्वयंवर उठाया। स्वयंवर में उसने सभी राजा महाराजाओं को बुला लिया सिवाय पृथ्वीराज को छोड़ के। जब पृथ्वीराज को ये बात पता लगी तो पृथ्वीराज जी पहुंच गए सभा वहीं पे जहाँ पे मतलब वो स्वयंवर चला था, भी स्वयंवर में पहुंच गए।
अब स्वयंवर में पहुंच के पृथ्वीराज चौहान ने उठाया, मतलब संयोग को उठाया, उठा के लेके चल दिए। और फिर उनके साथ उन्होंने गंधर्व विवाह मतलब गंधर्व विवाह रखा। गंधर्व विवाह एक ऐसा विवाह होता है जिसमें माला जयमाला पहना के शादी की जाती थी। ऐसा मतलब कि इतिहास में बताया जाता है कि ये देवता लोग अक्सर गंधर्व विवाह ही कर रहे थे, जो कि पहले प्रचलित था, अब शायद नहीं है, अब नहीं है ना। वैसे तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी में एक से बढ़ के एक तो दुश्मन बने और उन्होंने ट्विस्ट किए, उन्होंने उनसे लड़े और लड़के हराया भी है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी में जो सबसे नालायक किस्म का और ढीठ किस्म का दुश्मन मिला उनकी जिंदगी में, तो वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इतना नालायक, इतना ढीठ, इतना निकम्मा, इतना निठल्ला, क्या ही बोला, और तारीफ करने के शब्द ही मेरे पास। तो उसको पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया था। 17 बार उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराया था। और 17 बार युद्ध में हारने के बाद भी वो नालायक, वो ढीठ किस्म का इंसान हर बार मतलब कि क्या ही बोलूँ, इतना मतलब कि इतना मतलब बेइज्जत इंसान कि भाई बार बार झुक के पाँव पकड़ के उसने माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने के बाद राजपूतों का धर्म होता है भाई, अगर युद्ध में हार गया और हारने के बाद माफ़ी मांग रहा तो ये चलो जीवन दान दे दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 17 बार जीवन दान दिया उसने। लेकिन वो इतना ढीठ किस्म का इंसान था कि भाई उस बंदे ने ना मतलब तब भी नहीं मारा वो, ठीक है। 18वीं बार भी उसने हमला किया था और 18वीं बार में हार गया, तो वो उसका रीजन लिखता हूँ बाद में। लेकिन बेसिकली क्या कि मतलब इतनी बार तुम्हें माफ कर दिया, कोई भी इंसान कहता चलो छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मारा। एक्चुअली इससे एक चीज़ और अच्छी होती है, मतलब एक बार ये चीज़ है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। समथिंग मैंने इससे पहले पोस्ट किया था, तो वही वाली पोइट्री वाली बात अभी यहाँ पे सिद्ध हो रही है। लेकिन फिर भी इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि अगला इंसान तुम्हें माफ कर रहा है लेकिन तुम बाहर नहीं आ रहे अपने से। खैर छोड़ो, आते हैं आगे कहानी में। जब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का हरण किया था, मतलब हरण किया, मतलब उनके साथ शादी की थी, उनको उठा के लेके आए थे, तो हरण नहीं किया चाहिए, तो दोनों मतलब कि क्या नाम है, दोनों तो प्यार करते, तो गलती से सॉरी ना, हरण नहीं, ठीक है ना। तो दोनों एक दूसरे प्यार करते तो उठा के ले आते। तो ये बात जयचंद को पसंद नहीं आई थी। जयचंद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और जयचंद ने ना इसी के चलते, इसी कलेश, इसी द्वेष के चलते उसने क्या किया, उसने एक लेटर लिखा और लेटर लिख के भेज दिया मोहम्मद गौरी के पास। और मोहम्मद गौरी से कहा कि आ जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ दूंगा। और उसने जयचंद ने ना पृथ्वीराज चौहान के सारे सीक्रेट्स, सारे राज बता दिए, उगल दिए कि कहाँ से क्या वीक पॉइंट्स है, कहाँ से कैसे हमला किया जा सकता है। और ये सब कुछ जानने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे हमला किया हमला किया। और एक बात बहुत अच्छी थी, मैंने मतलब कि कहीं पढ़ी थी या सुनी थी कि क्षत्रिय एक ऐसी कौम है जिसे ना आप बल से नहीं छल से हरा सकते हो। ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पे। तो उसने क्या मतलब कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया, रात के अंधेरे में हमला किया पृथ्वीराज चौहान के किले पे। और किसको पता होगा क्या होगा, तो उस चक्कर में पृथ्वीराज चौहान को उसने पकड़ लिया, बंदी बना लिया। और उसके बाद मतलब कि ये जो युद्ध, 2 युद्ध होते हैं, मतलब कि क्या नाम है, तराइन के ना 2 युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध यानी 17वां युद्ध था जिसमें उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन के दूसरे युद्ध में ना पृथ्वीराज चौहान को इसने हरा दिया था, मतलब मोहम्मद गौरी ने। ये तराइन के युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो शायद आपको याद हो, ठीक है ना। तो ये थे वो। अब पृथ्वीराज को तो बंदी बना लिया, बंदी बना के उन्हें ले जाने लगे वो गजनी। लेकिन उन्होंने जयचंद को नहीं छोड़ा, क्योंकि देखो अगर आप अपने घर वालों के नहीं होते ना, तो भाई बाहर वाला आपका नहीं होगा। वो भी समझ जाएगा भाई, जब ये अपने घर के बंदे का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। इससे सीख मिलती है भाई, घर के चाहे कितने भी निकम्मे निठल्ले नाकारा हो, लेकिन बाहर वालों को मत मिलो। घर के झगड़ों में ना बाहर वालों को मत मिलो, क्योंकि अगर घर के झगड़ों में बाहर वाला आएगा तो वो दावत दिखाएगा, वो तो मजे लूट के जाएगा और आप पिछते रह जाओगे उसी में। भैया घर के झगड़े घर में निपटाओ, ये वाली कहानी है। उसने बुलाया उसको ताकि वो फिर मतलब कि पृथ्वीराज चौहान को जीत के और ले जाए और मुझे शासन करने दे अजमेर पे और दिल्ली पे। लेकिन इस यहाँ पे क्या नाम, गौरी उससे ज़्यादा डेढ़ साल। उसने क्या किया, पहले पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, उसके बाद अपने सैनिकों को भेज के जयचंद को मरवा दिया। मतलब अजमेर भी गया, जयपुर भी गया, और जयपुर के लोग मतलब कि राजस्थान में जयपुर उनका भी गया, उनका मतलब जयचंद की भी गई
पृथ्वीराज चौहान की भी गई, मतलब सब कुछ गया और दिवाली लुटिया। खैर चलो बढ़ते हैं आगे। मतलब ध्यान रखना है, घर का वेदी लंका ढाए वाली कहावत हर जगह सेट होती है। फिर जब मोहम्मद गौरी लेके पहुंचे पृथ्वीराज चौहान जी को गजनी, तो गजनी में क्या हुआ? गजनी पहुंचे, दरबार लगा, दरबार में बिठाया और दरबार में बिठा के पृथ्वीराज चौहान को मतलब बैठे और बैठने के बाद पृथ्वीराज चौहान को बुलाया। अब पृथ्वीराज चौहान ठहरे राजपूत, और राजपूत सर कटा सकता है लेकिन सर झुका नहीं सकता। तो हुआ भी वैसी, बोला भाई सर झुकाओ, उन्होंने क्या बेटा ये राजपूत है राजपूत, और राजपूत सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे। ये बात मोहम्मद गौरी को पसंद नहीं, तो उसने कहा आंखें फोड़ दो इसकी। भाई आए और सरिया घोप दिया जलता हुआ, लाल लाल सरिया बापू में गुजर गए, आंखें फोड़ मारी पृथ्वीराज चौहान की और कारागार में डाल दिया। वही पीछे 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 भाई दोस्ती इसे कहते हैं, दोस्ती यार क्या दोस्ती थी। पीछे 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 चलते हुए आगे चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के घनिष्ठ मित्र और कवि, उनके राज्य कवि जो थे वो थे, तो वो आ गए। उन्होंने बोला भाई पृथ्वीराज चौहान से मिलना है। ये सुनते साथ गजनी ने गौरी ने कहा इसे भी डाल दो उसी कारावास में। जी लगा दिया, पहुंचा दिया कारावास में, पहुंच गए कारावास में बैठ के उन्होंने फिर रणनीति बनाई कि अब इससे बदला लेना है। कैसे लेना है? पृथ्वीराज चौहान भाई बदला तो लेना है, कैसे लेना है? तो फिर दोनों ने मिलकर बनाई कि भैया शब्द वेदी बाण चलाएंगे हम और गौरी को निशाना बनाएंगे हम। तो वही बात चंद्रवरदाई जी ने जाके गौरी को बताया कि भैया मेरा दोस्त है, वो आपको एक कला दिखाना चाहता है जो उसकी कला है शब्द वेदी बाण चलाने की, यानी कि वो सुन के बाण चला सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ये बात उन लोगों को भाई क्षत्रिय तो भाई अच्छे कारनामे किया है, तो उन लोगों को कहा होने वाली थी कि भाई कोई अंधा भी बाण चला सकता है और निशाना लगा सकता है। उनको लगा कि शायद नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने कहा चलो भाई लगाओ निशाना, हम भी देखें तो निशाना है। तो फिर पहुंच गया, निशाना लगा भाई, सब कुछ लगे सेट कर दिया गया। तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, फिर दो मतलब पृथ्वीराज चौहान और क्या नाम है चंद्रवरदाई दोनों सामने खड़े थे, बाण धनुष दिया गया। फिर चंद्रवरदाई जी आए और उन्होंने कहा कि महाराज जो सुल्तान थे मोहम्मद गौरी कि मेरा दोस्त बाण चलाएगा, लेकिन ना जैसे मैं आपको एक सुनाऊंगा, शायरी सुनने के बाद आपको कहना हाँ भाई चलाओ बाण, तो आप एक बार ये बोल देंगे तो फिर वो चला देगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद पृथ्वीराज चंद्रवरदाई ने कहा 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब ये लास्ट मौका है, चूकना नहीं चौहान था, अगर आप चूक गए तो भाई मूड खराब हो जाएगा। ठीक है देखो भी। फिर उसने कहा भाई पीछे से आवाज आई गौरी भाई हाँ भाई जाओ चलाओ। तो भाई पृथ्वीराज चौहान ने यूं पकड़ा यूं करा यूं छोड़ा भाई सब लो एकदम निशाना गया सीधे सीनों को चीरते हुए, बस इस तरफ वो मर गया, टपक गया, छूटते के साथ ही वो टपक गया, लो चलाओ चल गया। ठीक है, तो बदलाव ले लिया, पूरा खत्म कहानी। अब वहां पे अब दूसरे देश के अंदर सैनिकों से घिरे हुए वो लोग, अब वहां से निकलना पॉसिबल था नहीं, तो उन्होंने दूसरी योजना ये बनाई थी कि जैसे ही गौरी मरेगा वैसे ही पृथ्वीराज चौहान को चंद्रवरदाई और चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज चौहान मार देंगे तुरंत, ताकि गेम वहीं पे खत्म हो जाए, दोनों का दोनों में से कोई बचे ना। तो दोनों ने एक दूसरे को मारा और वहीं पे कहानी खत्म। तो इसी के साथ ये मस्त स्टोरी खत्म होती है। बहुत सारी सीखें थी इस स्टोरी में कि भाई घर के ना झगड़ों में बाहर वालों को मत बुलाओ, कोशिश करना मत छोड़ो, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपके सीक्रेट्स अगर किसी को पता लगते हैं तो भाई वो आपको बर्बाद कर सकता, कोई भी आपको बर्बाद कर सकता है। आई थिंक चाणक्य ने कहा था कि भाई अपने घर के सीक्रेट्स अपनी सीक्रेट्स कभी किसी को बताना, वही चीज मतलब कि बहुत सारी चीजें यार लिटरली। तो समझो, सीखो और जानो। हमारा इतिहास बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसमें एक से एक परीक्षित धुरंधर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं आपका वेट कर रहा हूँ जी यार, सब्सक्राइब करो आप चैनल को ताकि मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तब तक आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।